डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया था 5 सितंबर से आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, तो आपकी क्लासेस रेगुलर कर दी गई हैं। हम लोग विज्ञान की क्लासेस करने जा रहे हैं और विज्ञान की क्लासेस में पहला अध्याय आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले लॉकडाउन में हम लोग मई और जून के महीने में हम लोगों ने बायोलॉजी के 2 चैप्टर से ज़्यादा और तीसरे चैप्टर में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ से आपकी क्लासेस जो शुरू होती हैं वो चैप्टर वाइज, सभी चैप्टर वाइज होंगी। मैं आपको बता दूं कि चैप्टर के नोट्स जो हैं वो नोट्स आपके इसके पीछे दिए गए चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको दिए जाएंगे, जिसका पीडीएफ लेने के लिए आपको चैनल पर क्या करना है, 8004109989 चैनल का नंबर है। आप चैनल पे इस नंबर से जुड़ जाएंगे और जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होगा आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। डेमो क्लास है, मैं आपको थोड़ी सी बातें समझाने का प्रयास करता हूं, आप कुछ देर समझ लीजिए। और चूंकि ये बातें मैं रोज़ रोज़ नहीं बताऊंगा, इसलिए आप अच्छी तरह से गौर करके इन बातों को समझने का प्रयास करिए, जहां से आपको लाभ अवश्य हो गया। देखिए, अगर आपको कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी परिवार हो, अगर आप अपने से काम करने की ललक नहीं रखेंगे, आप में काम करने की जिज्ञासा नहीं होगी, आप में काम सीखने की भावना नहीं होगी, तो फिर कोई भी व्यक्ति आपको पढ़ा सिखा नहीं सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने कार्य करने की भावना रखिए, अपने आप को पढ़ने का भावना रखिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ सकें और पढ़ सकें। ठीक है, बात यहाँ पे कर रहे थे कि आपको डेली बेस पे मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट की क्लास हम आपको देंगे एक वीडियो में। उससे ज़्यादा मोबाइल में पढ़ने में आप बोर होने लगेंगे, तो आप 15 से 20, चूँकि यहाँ पे टेक्निक क्या कहते हैं, वो जो इमेज उमेज लगा के बनाते हैं उस तरह का हम वीडियो नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ पैकेजिंग थोड़ी सी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन कंटेंट जो मिलेंगे वो आपको बहुत बेहतर मिलने वाले हैं। उस कंटेंट के लिए आप अलग अलग इंस्टीट्यूट पे, अच्छे अच्छे प्लेटफार्म पे आप 50 से 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार रुपये फीस आप दे देते हैं और बाद में 10 दिन 15 दिन परचेज करने के बाद आप विवश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर आप वो बैच भी छोड़ देते हैं। आपकी अपनी व्यवस्था में वो क्लासेस भी आपकी चली जाती हैं, बहाने अलग अलग लगाए जाते हैं, लाइव क्लास, ये क्लास, वो क्लास, और आप पैसे वेस्ट कर देते हैं, आप फंस जाते हैं। आप यहाँ फ्री में पढ़िए। आपको संतुष्टि अगर नहीं होती है, आपको तसल्ली नहीं होती, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको विज्ञान में संतुष्टि अवश्य मिलेगी और विज्ञान में आपको पूरा का पूरा नंबर जरूर मिलेगा। तो हम लोग सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर चैप्टर के लास्ट में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको करेंगे। कुछ ही दिन के बाद आपके वीडियो क्लासेस आने लगेंगी, फिर आप वीडियो क्लास भी करेंगे और वीडियो क्लास करने के बाद आपकी जो एनर्जी है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक समझेंगे, आप अपने आप को ज्ञानी समझने लगेंगे, जो आपकी सफलता का रास्ता प्रशस्त करेगा। आप अवश्य अपनी सफलता के शिखर को अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके साथ हमारा छोटा सा प्रयास है कि आपका बायोलॉजी जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो है, उस सामाजिक विज्ञान में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं किसको, तो आपको भूगोल और वहाँ पे जो आपका एक चैप्टर और है, क्या कहते हैं उसमें, इकोनॉमिक्स, जिसे अर्थशास्त्र आप कहते हैं। तो इन दो चीज़ों का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको बस सुनना है, पढ़ना है और समझना है। बस आप गौर से देखिए। एक बात मैं आपको और यहीं पे स्पष्ट कर दूं कि आपको जितना वीडियो पढ़ाया जाता है, जितना कंटेंट एक दिन में पढ़ाया जाता है, उतने कंटेंट को आज के बाद हम कभी इतने वीडियो में बात नहीं करेंगे। पहला क्लास है, इसलिए बातों को समझ लीजिए, सुन लीजिए। 10 मिनट 5 मिनट आपके वेस्ट करने से आपका कुछ जाने वाला नहीं, लेकिन ये वेस्ट का टाइम आपका बेस्ट बना सकता है, आपका भविष्य बना सकता है। तो गौर से सुनिएगा। तो कह रहे हैं कि जितना वीडियो आपको पढ़ाया जाता है, आप कहीं से पढ़ते हो, किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, चाहे वो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे प्लेटफार्म के, ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आप बस अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी लाइए, आप ऐसा काम अपने अंदर परिवर्तन लाइए कि जितनी टॉपिक पढ़ाई जाती है उतनी टॉपिक को आप एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ लीजिए, जो आपके भविष्य को बेहतर कर सकता है। आप सिर्फ हमारी बातें सुन करके रख देंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप हमारी बातों को सुनिए, साथ में उसके बाद उस चैप्टर की उस पॉइंट को भी पढ़िए। हम आपको एक एक पॉइंट, एक एक शब्द पढ़ के बताएंगे, फिर भी
आप फिर से अपने से बुक पढ़िए, अपने से बुक पढ़िए, उसकी चीज़ों को सोचिए, मनन करिए, जिससे वो क्या होगा, याद हो जाएगा। फिर जब आपका क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी हम आपको समझाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका एक एक चैप्टर तैयार होता चला जाएगा। और एक एक बूंद से आप जानते हैं घड़ा भर जाता है। तो एक एक दिन का आपका 10-10 मिनट, 15-15 मिनट की टाइम आपको एग्ज़ाम में कम से कम आपके 100 में 100 मार्क दिलाने में आपको कैपेबल बना सकती हैं, सक्षम बना सकती हैं, आपको वो प्रदान करा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए प्रयास शुरू करते हैं। और पहला प्रयास आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब बात नहीं, अब काम की बातें होंगी। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। देखिए, आपके दैनिक जीवन की बहुत सारी परिस्थितियां, जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो सूरज जब निकलता है तो उस समय अरुणोदय कहते हैं। जब सूर्य निकलता है, हिंदी में आपको काम देगा, उस अवस्था को क्या कहते हैं, अरुणोदय कहते हैं, यानी अरुण का उदय होना। अरुण किसकी पर्यायवाची, सूरज की। तो अरुणोदय के समय क्या होता है कि आप देखते हैं कि लालिमा छा जाती है, पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, फिर किरणें प्रकाशित होना शुरू होती हैं, फिर किरणों के फैलने के बाद उजाला आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप देखते हैं बादल उठते हैं, फिर बादल क्या होते हैं, बारिश करते हैं, मौसम आपका ठंडा हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे दैनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो आप दिन में देखे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे आप रोटी बनाते हैं तो रोटी फूल आती है, आप दूध रख देते हैं दही बन जाता है। इस तरह की दैनिक चीज़ों में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आपने मेजर किया होगा। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो भौतिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कैसे होते हैं, रासायनिक होते हैं। जैसे पेपर का जलना, आप पेपर में तीली लगा देते हैं, पेपर जल जाता है। पेपर क्या है, कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, एक नए पदार्थ की प्राप्ति हो गई। लेकिन जब आप पानी को रखते हैं, फ्रिज में रख देते हैं आप पानी को, तो पानी बर्फ़ में बदल जाता है। फिर उस बर्फ़ को निकाल करके आप बाहर रख देते हैं, बर्फ़ पिघल जाता है, पानी बन जाता है। फिर वो पानी जो है जब आप उबालते हैं तो भाप बन के उड़ जाता है। यानी ये प्रोसेस जो हो रही है, जिसमें सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो रहा है। समझ पा रहे हैं, अवस्था परिवर्तन मतलब एक बार वो सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी हम अपने दैनिक जीवन में दो प्रकार के परिवर्तन प्रत्येक दिन देखते हैं। कुछ रासायनिक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और कुछ किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं। एक एक करके हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में विचार करेंगे और बताएंगे भी। जैसे पहला है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि आपका दूध जब आप उबालते हैं तो उसको अगर ढक के रखेंगे ना तो उसमें स्मेल आ जाती है, महकने लगता है। लेकिन अगर आप उसका प्लेट खोल के रखेंगे, जब वो ठंडा हो जाएगा तब उसे ढकेंगे तो उसमें से गंध नहीं आएगी, वो महकेगा नहीं। ठीक है, तो दूध को खुला रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। आप देखे होंगे जब आप सुबह घर पे अपने खाना बनता है आपके, तो जो कढ़ाई में सब्जी बनती है या जिस कुकर में आप दाल बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, वैसे ढक के रख देते हैं। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, एक मोटी सी पट्टी दिखाई पड़ने लगती है। वो पट्टी क्या होती है, धीरे धीरे क्या होता है, उसमें किड़वन शुरू हो गया। जैसे जैसे ठंडा होता है किड़वन होने लगता है, गर्मी ज़्यादा होती है जल्दी किड़वन होता है, और कुछ ही देर के बाद वो क्या हो जाता है, वो पदार्थ खट्टा हो जाता है, जिसे आप कहते हैं सड़ गया, फूड पॉइजनिंग होगी। क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो गई हैं, वहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, वहाँ पे विषाणु जनन होने लगे, वहाँ पे जीवाणु का जनन होने लगा, जीवाणु पैदा होने लगे हैं, जिससे वह भोजन आपका क्या होगा, विषाक्त तो हो गया, खाने लायक नहीं। अगर आप उसे खाते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। बात समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। लोहे का तवा, तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। कह रहा है लोहे की जो तवा है या तसला तीले, इसे आर्द्र वायुमंडल में क्या करते हैं, आप खुला छोड़ देते हैं। अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर का जो जूस निचोड़ के रखते हैं, अंगूर का जूस तो सब लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन गन्ने के जूस को आप देखे होंगे, सिरका बनाते हो मम्मी को, तो सिरके में क्या करती हैं आप मम्मी, गन्ने के जूस को रख देती हैं, उसको क्या करती हैं, अच्छे से मिट्टी के कवर से ढक देती हैं। हमने आपको आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन के बारे में बायोलॉजी में पढ़ाया, तो उसमें कौन सा श्वसन होने लगता है, अनाक्सीय श्वसन होने लगता है, जिससे क्या होता है कि वह बैक्टीरिया जो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाती हैं, वो किण्वन करने लगती हैं। किण्वन मतलब उसकी शर्करा को खा जाती हैं, और शर्करा को जब खा जाती हैं तो ग्लूकोज जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, एल्कोहल में। यानी किस में परिवर्तित हो जाता है, अल्कोहल में, अम्लीय पदार्थ में, एसिड में। और फिर वही अम्लीय पदार्थ जो एसिटिक एसिड का रहता है, गन्ने के जूस से जो निकलता है उसे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। अम्ला और क्षार वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। तो वही एसिटिक एसिड आपके किसके काम में आता है, सिरका बन जाता है। उसी सिरके को आप लोग खाते हैं पका करके, फिर बाद में उसको छान देते हैं, छान करके उसे पका लेते हैं, पका कर खाते हैं। इसी प्रकार के अंगूर के जूस से का भी किण्वन किया जाता है। आप समझ पाए इस बात को?
आगे बढ़ जाते हैं, भोजन पकाया जाता है। आप भोजन को कच्चे नहीं खाते, भोजन को पकाते हैं अच्छे से, जब पक जाता है तो उसे आप भोजन को ग्रहण करते हैं। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं। फिजिकल रिएक्शन, यानी जब हम मुंह में भोजन को कूचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, तब उसमें बल लगा करके उसको कूचते हैं। लेकिन जब वो पेट में चला जाता है तो उसमें क्या होता है, रासायनिक रिएक्शन होता है, रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, और वह रासायनिक अपक्रियाएं उस भोजन को पचा देती हैं, और पचा करके भोजन के अंदर उपस्थित तत्वों को हमारे शरीर के द्वारा ग्रहण करने के लिए दे देती हैं, और हमारा शरीर उसमें उपस्थित तत्वों को ग्रहण कर लेता है, जिससे हमारी शरीर ताकतवर हो जाती है, जिससे हमको ताकत मिलती है। ये बात समझ पाए आप? हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, जो हमारे जीवित होने का एक प्रमाण भी है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती। कह रहा है कि इन सभी प्रकृतियों में जितनी प्रकृतियां हैं, जितनी अवस्थाएं हैं, जितने परिवर्तन आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ये तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो इन सभी परिवर्तन में आप देखते हैं कि कुछ न कुछ बदलाव होता है, कुछ न कुछ नई चीज़ों का निर्माण होता है, कुछ न कुछ एक नया रूप आता है, नया रूपांतरण होता है। ठीक है, पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। 9th में आपने पढ़ा है भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। हालांकि यहाँ रासायनिक परिवर्तन की कुछ अपक्रियाएं और भौतिक परिवर्तन से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, और उसको हम बताएंगे भी आपको। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया हुई। आप शायद सोच रहे हैं कि रासायनिक अपक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। सच है कि आपके दिमाग में आएगा कि रासायनिक अपक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है, जो इसका मूल अर्थ है, वो मूल अर्थ क्या है रासायनिक अपक्रिया का। तो मूल अर्थ ये होता है कि जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप क्या काम करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का पाउडर आता है, उसको आप पानी में डालते हैं, वो घुल जाता है। जब वो उसको पी लेते हैं तो आपको ताकत मिल जाती है, यानी कि वह पानी में घुल गया, पानी में मिल गया, तो एक प्रकार का परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से हम जान सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। इन सभी, अब एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में, उत्तर को देखिए। तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप क्या है? इस क्रियाकलाप के लिए आपको लैब की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पे आपको लैब में अपने शिक्षक के दिशा निर्देश पे ही काम करना है। देखिए, लैब में अगर आप जाते हैं कभी भी, तो लैब में आप कभी भी बिना जाने समझे किसी भी परखनली को, किसी भी अम्ल को, किसी भी क्षार को, किसी भी तत्व को वहाँ पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए आपको अपने टीचर से परमिशन लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, देखने में बहुत मुलायम होते हैं, लेकिन वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको अपने शिक्षक से सलाह लेनी चाहिए, और उसके बाद ही उन पदार्थों को छूना चाहिए। उत्सुकता बस आप जाकर के किसी ऐसे पदार्थ को ना छू दें जिससे आपका नुकसान हो सकता है, आपकी स्किन पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्रियाकलाप में शिक्षक की सहयोग की सहायता चाहिए आपको, और अपने आँखों पे चश्मा पहन लेना चाहिए। वहाँ पे आपके लैब में, जहाँ पे आपका लैब होगा, वहाँ पे सभी स्टूडेंट के लिए वॉच ग्लास रखी होती है, और वहाँ पे सबके लिए चश्मा रखा होता है। आपके 40-50 चश्मे होते हैं, जिससे आप वहाँ पे धुल करके साफ़ कर दिया जाता है। आप प्रयोग करते वक्त उसे लगा सकते हैं, या आप घर से चश्मा ले जाइए जिससे आपकी बॉडी, आपकी आँख ढकी हो, ताकि केमिकल कभी पटक करके, जैसे केमिकल में आप मिलाएंगे ना, छट्टा पड़ता है ना, छिट्टा पड़ के आपकी आँख में ना पड़े, नहीं तो आपकी आँख में हो सकता है, आपकी आँख का क्षरण हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लगभग 3 से 4 लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ करिए। कह रहा है रेगमाल आता है, रेगमाल जैसे आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, आपके गेट को रगड़ने के लिए आता है ना, उसी तरह से रेगमाल मिलता है। तो रेगमाल से क्या करना है, आपको रिबन होता है, किसका, मैग्नीशियम का रिबन है, फीता है, मैग्नीशियम पट्टी, उसको रगड़ के अच्छी तरह से क्या कर लेना, साफ कर लेना है। इसे चिमटी से पकड़कर, आपके लैब में स्प्रिट लैंप होता है, स्प्रिट लैंप जलाने से क्या होता है, धुआं नहीं होता है। आपका लैब जहाँ होता है वो बंद रहता है, चारों तरफ से झांस लगे होते हैं, गैसें निकलती रहती हैं, लेकिन वहाँ पे धुआं, अगर हर एक स्टूडेंट अगर लैंप जलाएगा तो क्या होता है, डीजल या केरोसिन से अगर जलाएगा तो वहाँ पे धुआं होगा। ऐसी स्थिति में किससे जलाता है, स्प्रिट लैंप जलाए जाते हैं, जिससे स्प्रिट से धुआं नहीं होता है, तो धुआं रहित लैंप होता है। या बर्नर की सहायता से, गैस के बर्नर लगे होते हैं, कहीं कहीं पे गैस का सिलेंडर से जलता है, तो गैस के बर्नर से धुआं नहीं होता। तो आप उसमें क्या करेंगे, रिबन की पट्टी को ले जाएंगे,
उसे जलाएंगे और जला करके जब जलाएंगे तो उसके नीचे उसको रख देंगे। किसको रख देंगे, देखिए ऐसे कैसे किया है, तो इसको दूर से जला रहा है चिमटी से पकड़ के, और उसके नीचे वाच ग्लास रख दिया। वाच ग्लास कैसे होता है, इस प्रकार का वाच ग्लास होता है, जैसे आपकी कटोरी होती है ना वैसे वाच ग्लास होता है, शीशे का होता है। तो इसमें जो इसके राख है जल जल के इसी में गिरेगी और उस राख को इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 10.1.1 में दिखाया गया। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का क्या हो गया, दहन हो गया। मैग्नीशियम रिबन क्या हो गया, जल गया। अब इसको देखिए, मैग्नीशियम रिबन तो आसानी से मिलने वाला नहीं है, उसके लिए लैब में जाना पड़ेगा। तो इसको आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। एक पेपर लीजिए, रफ का पेपर लीजिए या सफ़ का पेपर लीजिए, एक पेपर लीजिए, उसे माचिस की तीली से जला दीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे वो जल जाएगा तो उसकी राख इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, समय अपने आँख को यथासावधान दूर रखें। आपने क्या प्रक्षेपण किया, ठीक है, प्रेक्षण किया, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आप देखिए, आपने देखा कि चमकदार लौ, श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। देखिए यहाँ पे जब आप पेपर जलाएंगे तो वहाँ सफ़ेद लौ नहीं निकलेगी, बल्कि अग्नि की जैसी लौ होती है वैसे दिखेगी। लेकिन जब आप मैग्नीशियम को जलाएंगे तो वहाँ पे सफ़ेद लौ जलेगी। सफ़ेद लौ के साथ आपको मैग्नीशियम जलता हुआ दिखाई देता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। जो चूर्ण आप इकट्ठा किए, राख इकट्ठा किए, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो MgO होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या कहते हैं, MgO। Mg किसका सिंबल है, मैग्नीशियम का, और O किसका है, ऑक्सीजन का। मिलकर के क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अपक्रिया के कारण यह बनता है। कह रहा है कि हाँ, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 2 क्रियाकलाप और हैं। अब आप अपनी बुक में उन क्रियाकलाप को पढ़ के समझ लीजिए, कुछ है नहीं, आसान चीज़ें। ठीक है, सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक कब क्रियाएँ हुई हैं। अवस्था में परिवर्तन हुआ तब भी, रंग में परिवर्तन हुआ, गैस का उत्सर्जन हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक अपक्रियाएं हो रही हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए, बहुत सारी रासायनिक अपक्रियाएं होती रहती हैं, बस उसे ऑब्जर्व करिए। ठीक है, पढ़ समझने का प्रयास करिए। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं को उनके प्रतीकात्मक निरूपण के साथ अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आज का ये डेमो क्लास आपका रहा, कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप कमेंट करके बताएंगे, लाइक मत करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा आपको क्लास करने का आनंद आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।